हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। तो इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। वो दोनों वीडियो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले ही बता चुका था आप लोगों को, ठीक है। ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इसमें जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 50 नंबर का होगा और मिड टर्म जो होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं, जो कि आप लोगों के जो है पहले हो चुके होंगे। और जो है ये पूरा जो है 70 नंबर का सब्जेक्ट होता है और इसमें थ्योरी आप लोग जो है मैच कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो पहली वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन और दूसरी वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। फिर उसके बाद जो है उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यावसायिक योजना के मुख्य घटक क्या हैं। तो एक व्यावसायिक मुख्य योजना के जो है घटक कौन से हैं, एक व्यावसायिक योजना के मुख्य घटक कौन से हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, कार्यकारी सारांश, बाजार विश्लेषण, परिचालन योजना, वित्तीय योजना, ठीक है। 3 हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, कार्यकारी सारांश, बाजार विश्लेषण, परिचालन योजना और वित्तीय योजना। सॉरी 4 हैं, ठीक है, 4 हो जाएंगे। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन में स्टाफिंग कार्य का संबंध किससे है। तो स्टाफिंग का जो है कार्य का संबंध किससे है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला। तो इसमें आ जाता है सही पद के लिए सही योग्यता वाले व्यक्ति का चयन, भर्ती और प्रशिक्षण और मूल्यांकन करना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि निर्देशन कार्य में क्या शामिल है। तो निर्देशन कार्य में जो है क्या शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, कर्मचारियों को नेतृत्व देना और उनका मार्गदर्शन करना, प्रेरित करना और संवाद करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अभिप्रेरण मोटिवेशन का क्या महत्व है। अभिप्रेरण या मोटिवेशन का जो है क्या महत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, कर्मचारियों को अपनी पूरी क्षमता से संगठन के लक्ष्यों के लिए काम करने की इच्छा जगाना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे बुनियादी आवश्यकता कौन सी है। तो इसकी जो है सबसे बुनियादी आवश्यकता कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा, मकान। भोजन, कपड़ा, मकान। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि मैस्लो के अनुसार मानव की जो है सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है। तो सर्वोच्च स्तर की इसकी मानव की जो है आवश्यकता कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि हर्जबर्ग के 2 कारक सिद्धांत में हाइजीन कारक जैसे वेतन, कार्यदशाएं का जो है क्या कार्य है। तो इसका जो है क्या कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ये कार्यस्थल पर असंतोष को रोकते हैं और लेकिन सीधे प्रेरित नहीं करते हैं, ठीक है। ये कार्यस्थल पर असंतोष को रोकते हैं और लेकिन जो है सीधे प्रेरित नहीं करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन में नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रबंधन में नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वास्तविक प्रदर्शन की तुलना मानकों से करना और सुधारात्मक कदम उठाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सुपरविजन या पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य क्या है। सुपरविजन या पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, अधीनस्थों के दैनिक कार्यों की प्रत्यक्ष देखरेख और मार्गदर्शन करना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रबंधन में कम्युनिकेशन संचार को प्रभावी
कब माना जाता है, प्रभावी जो है कब माना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, जब प्रेषक का संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा उसी अर्थ में समझा जाए, उसको क्या कहते हैं, प्रबंधन में कम्युनिकेशन या संचार को प्रभावी बनाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, फिर आता है इसमें जो है पूछा गया है कि औपचारिक संचार, औपचारिक संचार किसे कहते हैं या फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, संगठन द्वारा निर्धारित अधिकारों, चैनलों और नियमों के माध्यम से होने वाला संचार। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि संगठन में अंगूर लता संचार किसे कहते हैं। अंगूर लता संचार जो है किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, अनौपचारिक संचार, यूनिफॉर्मल यूनिफिशियल कम्युनिकेशन का तनाव बनाना, ताना बाना, ठीक है, ताना बाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन के स्तरों के आधार पर रणनीतिक योजनाएं कौन बनाता है। रणनीतिक योजनाएं जो है कौन बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, शीर्ष स्तरीय प्रबंधन, टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे सीईओ, बोर्ड। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि परिचालन योजनाएं, ऑपरेशनल प्लान्स किसके द्वारा बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। तो यह जो है किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, निम्न स्तरीय या प्रथम पंक्ति के प्रबंधन, लोअर लेवल या सुपरवाइजर्स द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि नियोजन की प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है क्या होता है। नियोजन की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, योजना का कार्यान्वयन और अनवर्तन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मैकग्रेगर के सिद्धांत एक्स थ्योरी के अनुसार कर्मचारी स्वभाव से कैसे होते हैं। तो स्वभाव से ये कैसे होते हैं, कामचोर, आलसी और जिम्मेदारी से बचने वाले, जिन्होंने नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिनको जो है नियंत्रण की आवश्यकता होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि मैकग्रेगर सिद्धांत वाई के अनुसार कर्मचारी कैसे होते हैं। वाई के अनुसार कर्मचारी कैसे होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, काम को स्वाभाविक मानते हैं, काम को जो है स्वाभाविक मानते हैं, जिम्मेदार और स्वतः प्रेरित होते हैं, स्वतः प्रेरित होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि एक अच्छे नेता का मुख्य गुण जो है क्या है। तो एक अच्छे नेता का जो है मुख्य गुण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, अपनी टीम को प्रेरित करना, प्रभावित करना और समान लक्ष्यों की ओर ले जाना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑटोकैट्रिक निरंकुश नेतृत्व शैली की क्या विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सभी निर्णय अकेले नेता लेता है और अधीनस्थों से बिना प्रश्न की पालन की उम्मीद करता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली का क्या अर्थ है। तो इस शैली का जो है क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों या कर्मचारियों की सलाह और भागीदारी शामिल करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन में नियंत्रण का दायरा क्या दर्शाता है। नियंत्रण का दायरा जो है वो क्या दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, एक मैनेजर के अधीन सीधे काम करने वाले कर्मचारी, एक मैनेजर के अधीन सीधे काम करने वाले कर्मचारी। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अधिकारों का प्रत्यायोजना क्या है। अधिकारों का प्रत्यायोजना क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को विशिष्ट कार्य और निर्णय लेने की शक्ति सौंपना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, क्या अधिकारों को सौंपने के बाद भी अंतिम जवाबदेही का उच्च अधिकारी की बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाँ,
जवाबदेही को कभी पूरी तरह सौंपा नहीं जा सकता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, निर्णय लेने के सभी अधिकार शीर्ष प्रबंधन के हाथों में सुरक्षित होना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण का क्या लाभ है। विकेंद्रीकरण का क्या लाभ है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, निचले स्तर पर त्वरित निर्णय और कार्यकुशलता में वृद्धि। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो है किसके द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ब्लेक और माउंटेन के द्वारा जो है दिया गया था। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो हेनरी ने जो है कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, 14 सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया था। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि फेयोल के आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, एक कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, एफ.डब्ल्यू. टेलर को माना जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि अपवाद द्वारा प्रबंधन का क्या नियम है। अपवाद द्वारा प्रबंधन का क्या नियम है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मैनेजर को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब परिणाम मानकों से बहुत अधिक विचलित हों। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि नियोजन के संदर्भ में नियम रूल्स की क्या मुख्य विशेषता होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नियम में किसी भी प्रकार के विवेक या लचीलेपन की अनुमति नहीं होती है, यह अपरिवर्तनीय होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि स्टाफिंग के अंतर्गत आंतरिक भर्ती का स्रोत कौन सा है। आंतरिक भर्ती का स्रोत कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला, पदोन्नति और स्थानांतरण। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर ही काम करते हुए सिखाना क्या कहलाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। डिकोडिंग का जो है क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संकेतों को समझकर उनका अर्थ निकालना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि संचार में आने वाली बाधा, शोर, नॉइज क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, कोई भी व्यवधान जो संदेश के प्रवाह या समझ में रुकावट डालता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन द्वारा उद्देश्य MBO मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव की अवधारणा किसने दी थी। तो ये अवधारणा जो है किसने दी थी, पीटर एफ ड्रकर ने 1554 ईस्वी में दी थी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि MBO प्रक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से लक्ष्यों का निर्धारण करना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, प्रदर्शन के मानकों का निर्धारण करना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए फेयोल ने किस सिद्धांत पर बल दिया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, एस्पिरिट डी कोपर्स, संघ ही शक्ति है। एस्पिरिट डी क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि संगठन में अधिकारों और जिम्मेदारी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। तो इसका जो है कैसा संबंध होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, दोनों के बीच पूर्ण संतुलन होना चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अगला भाग आ जाता है
इसमें पूछा गया है कि पूंजी वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय विवरण, और ये जो है 141 से लेकर के 165 तक इससे संबंधित हैं क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि कृषि व्यवसाय में वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, शेयर धारकों के धन का अधिकतमीकरण और लाभ कमाना, अधिकतमीकरण और लाभ कमाना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कार्यशील पूंजी का सूत्र क्या है। कार्यशील पूंजी का जो है सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, चालू संपत्ति चालू दायित्व हो जाएगा। ठीक है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि व्यवसाय में स्थायी पूंजी का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, भूमि भवन, कोल्ड स्टोर, स्टोरेज और भारी मशीनरी खरीदने में किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चालू संपत्ति है जो 1 वर्ष के भीतर नकद में बदल जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला, नकद राशि बैंक बैलेंस और स्टॉक में। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र क्या दर्शाता है, बैलेंस शीट क्या दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, एक निश्चित तिथि पर कंपनी की वित्तीय स्थिति, संपत्ति और देनदारियाँ। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि लाभ हानि खाता क्या दिखाता है, लाभ हानि खाता क्या दिखाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, एक निश्चित लेखा अवधि के दौरान व्यवसाय का कुल राजस्व, व्यय और शुद्ध लाभ या हानि दर्शाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, एक निश्चित अवधि में नकद के वास्तविक अंतर प्रवाह और बाहिर प्रवाह को दिखाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि कंपनी की अल्पकालिक ऋण भुगतान क्षमता को मापने के लिए कौन सा अनुपात रेशियो निकाला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, चालू अनुपात चालू संपत्ति या चालू दायित्व। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि एक आदर्श चालू अनुपात कितना माना जाता है। तो ये कितना माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 2:1 माना जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि डेब्ट इक्विटी अनुपात क्या मापता है। तो यह जो है क्या मापता है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कंपनी की दीर्घकालिक वित्तीय सुदृढ़ता और बाहरी कर्ज व आंतरिक पूंजी का अनुपात मापता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अचल संपत्तियों जैसे मशीनरी के निरंतर उपयोग से उनके मूल्य में होने वाली कमी को क्या कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, मूल्य ह्रास कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि व्यवसाय के लिए पूंजी का आंतरिक स्रोत कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, प्रतिधारित कमाई हो जाएगा। फिर आता है प्रतिधारित कमाई या संचित लाभ हो जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु वह स्थित है जहाँ क्या होता है, व्यवसाय को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, कुल राजस्व इजुकल कुल लागत। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लागतों के वर्गीकरण में स्थिर लागत का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, कारखानों की भूमि का किराया और पक्के कर्मचारियों को का जो है मासिक वेतन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि परिवर्तनशील लागत किस पर निर्भर करती है। तो यह लागत जो है किस पर निर्भर करती है, उत्पादन की मात्रा पर, उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वित्तीय विश्लेषण में ROI का पूर्ण रूप क्या है। ROI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका ROI का पूर्ण रूप क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
निवेश पर प्रतिफल। तो आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि चालू संपत्ति 2 लाख है और चालू दायित्व 1 लाख है तो कार्यशील पूंजी कितनी होगी। तो कार्यशील पूंजी कितनी होगी, 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि अनाज मिलों में स्टॉक का मूल्यांकन किस सिद्धांत पर किया जाता है। तो ये जो है किस सिद्धांत पर किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालिक दायित्व लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, 10 वर्ष की अवधि का बैंक मार्टगेज लोन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वित्तीय विवरण का ऑडिट क्या कराया जाता है। ऑडिट जो है क्या कराया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, उनकी सत्यता, निष्पक्षता और कानूनी अनुपालन प्रमाणित करने के लिए। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि लिक्विडिटी तरलता का अर्थ क्या है। तो तरलता का क्या अर्थ है, किसी संपत्ति को बिना मूल्य खोए जितनी जल्दी नकद हो। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे अधिक तरल संपत्ति किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, हाथ में नकद। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वित्तीय कुप्रबंधन का कृषि व्यवसाय पर क्या असर हो सकता है। तो कृषि व्यवसाय का जो है इस पर क्या असर हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, नकदी संकट और व्यवसाय का बंद होना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात क्या मापता है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात जो है क्या मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कंपनी कितनी तेज़ी से अपने स्टॉक को बेचकर राजस्व में बदल रही है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि वित्तीय विश्लेषण में ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ कैसे निकाला जाता है। सकल लाभ जो है कैसे निकाला जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कुल बिक्री राजस्व बेचे गए माल की लागत। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि विपणन प्रबंधन उपभोक्ता व्यवहार और बिक्री से संबंधित क्वेश्चन, जो कि 1 से 166 से लेकर के 185 तक हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि विपणन प्रबंधन में एसटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एसटीपी का जो है पूर्ण रूप क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि मार्केट सेगमेंटेशन बाजार विखंडन का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, पूरे बड़े बाजार को उपभोक्ताओं की समान विशेषताओं या ज़रूरतों के आधार पर छोटे समूहों में बांटना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विपणन मिश्रण के 4 Ps कौन से हैं। तो 4 Ps कौन से हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्पाद जीवन चक्र के 4 मुख्य चरण कौन से हैं। तो इसके 4 मुख्य चरण कौन से हैं, परिचय, वृद्धि, परिपक्वता और गिरावट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, पीएलसी के किस चरण में कंपनी का लाभ अधिकतम होता है। तो इसमें जो है अधिकतम लाभ किस में होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, परिपक्वता चरण में होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता उत्पाद को क्यों, कैसे, कब और कहाँ खरीदते हैं और उनकी निर्णय प्रक्रिया क्या है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मार्केट पोजीशनिंग का क्या मतलब है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले उपभोक्ताओं के दिमाग में अपने उत्पाद की एक विशिष्ट और सकारात्मक छवि बनाना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि मूल्य निर्धारण की स्कीमिंग प्राइसिंग रणनीति क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नए और अनोखे उत्पाद की शुरुआत में बहुत ऊंची कीमत रखना और बाद में धीरे धीरे कम करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि मूल्य निर्धारण की
पेनिट्रेशन प्राइसिंग रणनीति का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, बाजार में तेजी से प्रवेश करने और बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए शुरुआत में बहुत कम कीमत रखना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग विधि में मूल्य कैसे तय होता है? तो इसका जो है मूल्य कैसे तय होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, उत्पाद की कुल लागत में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि वितरण चैनल में शून्य स्तरीय चैनल का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, किसान उत्पादक द्वारा सीधे उपभोक्ता को बेचना, जैसे अपनी मंडी में। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि विपणन में एजी मार्क चिन्ह क्या प्रमाणित करता है? एजी मार्क चिन्ह जो है क्या प्रमाणित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि लॉजिस्टिक्स प्रबंधन का विपणन मिश्रण के लिए किस पी से जो है सीधा संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, प्लेस, स्थान या वितरण से संबंधित है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रमोशन मिक्स के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो इसके अंतर्गत जो है क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, उत्पाद का मूल्य निर्धारण शामिल नहीं है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि कृषि इनपुट जैसे नए बीज या कीटनाशक के विपणन में प्रदर्शन खेत पर ट्रायल किस प्रकार की रणनीति है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला, संवर्धनात्मक रणनीति, विश्व जगाने की विधि। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता की ब्रांड निष्ठा का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, उपभोक्ता द्वारा बार बार प्रतिस्पर्धियों को छोड़कर उसी विशिष्ट ब्रांड के उत्पाद को खरीदना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि विपणन में मार्केट इंटेलिजेंस का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, बाजार की मांगों कीमतों के रुझान और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों का सटीक डेटा एकत्र करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में बाजार को किस आधार पर बांटा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, उपभोक्ताओं की जीवन शैली, व्यक्तित्व, मूल्यों और दृष्टिकोण के आधार पर रखा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि थोक बाजार होलसेल मार्केट की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, बड़ी मात्रा में माल का लेन देन और मुख्य रूप से व्यापारियों के बीच व्यापार होना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विपणन में हरित विपणन किसे कहते हैं? तो हरित विपणन जो है किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित उत्पादों जैसे जैविक उत्पाद का विपणन करना। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि परियोजना प्रबंधन और मूल्यांकन तकनीकें, तो इनसे जो है संबंधित क्वेश्चन, तो ये जो हैं 186 से 200 क्वेश्चन तक हैं। फिर आ जाता है इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा कि परियोजना की तकनीकी परिभाषा क्या है? परियोजना की तकनीकी परिभाषा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, विशिष्ट लक्ष्यों, निश्चित बजट और निश्चित समय सीमा वाली गतिविधियों का एक अनूठा समूह। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि परियोजना चक्र के चरणों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, पहचान, निरूपण, मूल्यांकन, कार्यान्वयन और निगरानी और मूल्यांकन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि परियोजना के निरूपण चक्र में क्या तैयार किया जाता है? तो इसमें जो है क्या तैयार किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, डीपीआर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो है तैयार करी जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि परियोजना मूल्यांकन का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, निवेश करने से पहले परियोजना की तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता की समालोचनात्मक जांच करना।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि परियोजना मूल्यांकन की अरियाती या गैर डिस्काउंटेड तकनीक कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, अदायगी अवधि विधि। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पे बैक पीरियड विधि क्या बताती है? तो यह विधि जो है क्या बताती है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वह समय अवधि जिसमें परियोजना की मूल निवेश लागत नकदी प्रवाह द्वारा वापस मिल जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि समय मूल्य को ध्यान में रखने वाली मूल्यांकन तकनीकें क्या कहलाती हैं? तो यह जो है क्या कहलाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, डिस्काउंट तकनीकें कहलाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि एनपीबी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नेट प्रेजेंट वैल्यू, शुद्ध वर्तमान मूल्य कहलाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि परियोजना की स्वीकृति के लिए एनपीबी का मानदंड क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, एनपीबी का मान 0 से अधिक, एनपीबी 0 से अधिक या सकारात्मक होना चाहिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि बीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? बीसीआर का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, लाभ लागत अनुपात है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजना के लिए डिस्काउंटेड लाभ लागत अनुपात बीसीआर कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला, 1 से अधिक बीसीआर ग्रेटर देन 1। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि आईआरआर का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रतिफल दर। फिर आ जाता अगला क्वेश्चन हमारा कि आईआरआर वह छूट दर जहां परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीबी कितना हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 0 के बराबर, एनपीबी इक्वल 0। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान चल रही गतिविधियों की नियमित जांच और देखरेख क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, निगरानी कहलाती हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि परियोजना प्रबंधन में नेटवर्क विश्लेषण के लिए किन 2 लोकप्रिय तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड और पीईआरटी प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक कहलाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दोस्तों के पास शेयर करके उनको भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बता दीजिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस हैं ये। तो अभी तक आप लोग अगर व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों को जो है वहीं पर प्राप्त हो जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।